हेलो क्लास, वेलकम। हमने डिस्कस किया था अभी ब्लडी संडे को, है ना, प्रीवियस चैप्टर में कि ब्लडी संडे क्या था। ब्लडी संडे का मतलब है 1905 रेवोल्यूशन, 1905 का रेवोल्यूशन जो था वो कहलाता है ब्लडी संडे। और उसमें क्या क्या हुआ था? उसमें हुआ था ये कि जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करी थी और उन्होंने डिमांड किया था कि उनको सिर्फ 8 आवर वर्किंग हो, एक दिन में 8 घंटे काम करें वो, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिमांड करी थी और पुलिस ने उन पे फायर कर दिया था और लोग काफ़ी मर गए थे उसके अंदर। तो वो कहलाता है क्या? ब्लडी संडे। उसके बाद क्या होता? पार्लियामेंट बन गई थी रशिया में जिसका नाम था दूमा, है ना, पार्लियामेंट का नाम था दूमा। वो ये हमने देखा कि ये हुआ। अब हम और जानते हैं आगे रशिया में जो मूवमेंट हुए वो क्यों हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, क्या हुआ। ठीक है, अभी बात आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ऐसा फेज है जिसने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि क्योंकि वॉर हुआ था इसलिए इम्पैक्ट किया, नहीं, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें वैसे भी चेंज हो गई। सोचने का तरीका, हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स जिन पे हम खड़े हुए थे, वो सारी चीज़ें, सब चीज़ों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो वो इतने लार्ज स्केल पर था कि सबकी लाइफ इम्पैक्ट हुई, हर इंसान की लाइफ इम्पैक्ट हो रही थी। ठीक है, तो अब देखते हैं रशिया में क्या हो रहा था। इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस। दो यूरोपियन अलायंस मतलब दो गुट के बीच में लड़ाई, दो टीम्स के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। एक टीम थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की जिसको बोलते हैं सेंट्रल पावर। दूसरी थी फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया जिसको बोलते हैं हम एक्सिस अलायंस, सॉरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अलायंस। तो सेंट्रल पावर थी वर्सेस अलायंस थी। ठीक है, तो each country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in the Europe। जो ये हर कंट्री के पास अब बहुत सारी वो थी, क्या बोलते हैं, कॉलोनीज थी, अपनी अपनी इतनी सारी कॉलोनीज थी इन सबके पास। जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी क्या थी, हमारे यहाँ इंडिया थी और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, है ना। तो ऐसे ही जर्मनी के पास थी, हर कंट्री के पास थी, फ्रांस के पास थी। तो इनके पास अपने अपने बड़े बड़े ग्लोबल एम्पायर थे जो इन्हें बचाने थे। ठीक है, in Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II। Initially जो लोग थे वो वॉर के सपोर्ट में थे, वो वॉर को इतना ज़्यादा परेशान नहीं थे वॉर से, वो लोग सपोर्टर ही थे, अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे होता ही है कि जब कोई वॉर वगैरह स्टार्ट हो जाता है तो हम अब सडनली अपनी कंट्री के लिए फील करने लग जाते हैं कि हमारी कंट्री डिफ़िकल्ट टाइम में है एंड वी मस्ट सपोर्ट आवर कंट्री। तो यही हो रहा था कि उन्होंने शुरू में तो किया, लेकिन जैसे जैसे वॉर प्रोसीड होता जा रहा था, जो जार था उसने दूमा को कंसल्ट करने से मना कर दिया। दूमा क्या थी? दूमा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। जार मतलब अपनी मर्जी से जैसे उसको अच्छा लग रहा था वैसे किया जा रहा था और लोगों की कंडीशन पे ध्यान ही नहीं दे रहा था कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है वॉर की वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के बीच में जार के अगेंस्ट फीलिंग आने लग गई। और दूसरा रीज़न जार के अगेंस्ट फीलिंग आने का ये था कि जो जार की वाइफ थी, जिसको जैसे राजा की रानी होती है, जार की जरीना होती है, तो जो जरीना थी वो बिलोंग करती थी जर्मनी से। ठीक है, तो वो जर्मनी से बिलोंग करती थी, तो लोगों को हेट्रेड आने लग गई उनसे कि इनका तो जर्मनी के साथ कनेक्शन है और जर्मनी हमें इतना दुख दे रहा है, तो मतलब होता है ना, तो वो फीलिंग उनके अंदर आ चुकी थी। ठीक है, तो इवन इनके बीच में इतनी ज़्यादा हेट्रेड हो चुकी थी कि जो कंट्री, जो रशिया है उसके अंदर एक सिटी का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि एक जर्मन नेम था, तो उसको चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया कि मतलब उन्हें जर्मन नाम भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसी वाली फीलिंग आ गई थी लोगों के अंदर। उसमें जो जारीना थी, अलेक्जेंड्रा, उसका एक तो जर्मन ओरिजिन और दूसरे उसके एडवाइजर्स जो थे वो काफ़ी नापसंद किए जाते थे। जैसे कि रास्पुतिन उसके एक एडवाइज़र थे जिसको लाइक नहीं किया जाता था देश में। तो ठीक है, उनको लोगों को वो और बुरे लगने लग गए और ज़्यादा नेगेटिव इमेज आने लग गई। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। मतलब वेस्टर्न फ्रंट तो मतलब ये हो गया अपना
यूरोप वाली साइड पे हो गया, ये ब्रिटेन जर्मनी, ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी ये वाली साइड पे हो गया। और ईस्टर्न फ्रंट मतलब ये रशिया, आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो रशिया ईस्ट में पड़ता है ना, तो ईस्टर्न फ्रंट पे वहाँ पे हो गया, ठीक है। इन द वेस्ट आर्मी फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। इन द ईस्ट आर्मी मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज। वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट में फ़र्क ये आ रहा था कि जो वेस्टर्न फ्रंट था वहाँ पे इतने ज़्यादा मौतें नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हो रही थी जितनी ज़्यादा ईस्ट साइड पे कैजुअलिटी हो रही थी। ईस्ट साइड पे ज़्यादा लोग मरे थे, और ईस्ट में किसके लोग मरेंगे, ऑब्वियसली रशिया के लोग मर रहे थे ज़्यादा। तो डिफीट्स जो हो रही थी ईस्टर्न साइड पे वो काफ़ी डीमोरलाइजिंग थी। रशिया की आर्मी लॉस्ट मतलब लॉस्ट द बैटल, एक्चुअली वो बैटल को लूज करते जा रहे थे 1914 से 1916 के बीच में। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917, मतलब 1917 तक तो 7 मिलियन कैजुअलिटीज भी हो चुकी थी। एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड द क्रॉप बिल्डिंग टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। अब हो क्या रहा था कि जर्मनी तो जीतता जा रहा था रशिया में, तो वो रशिया के लैंड को एक्वायर करता जा रहा था, लेकिन रशियन को ये था कि अगर जर्मनी जीत जाता है और लैंड एक्वायर कर भी लेता है तो हमें लैंड को इतना बर्बाद कर देना है कि वो इसमें से कुछ भी यूज़ कर ना पाए। तो वो क्या कर रहे थे, जैसे जैसे वो हारते जा रहे थे, जिन जिन जगहों से वो हारते जा रहे थे उन जगहों पर वो आग लगाते जा रहे थे, क्रॉप्स को जला रहे थे, बिल्डिंग्स को जला रहे थे, ताकि जर्मनी का कोई फ़ायदा ना हो सके उस लैंड को जीतने के बावजूद। अब अगर वो ऐसे एग्रीकल्चर फील्ड, ऐसे क्रॉप्स वगैरह को जलाते जाएंगे तो क्या होगा, तो क्रॉप्स की तो कमी पड़ जाएगी, लोग बेचारे जिनके घर जल गए वो कहाँ जाएंगे, तो वो लोगों के लिए प्रॉब्लम है, लोगों की क्रॉप्स जल गई उसके लिए प्रॉब्लम है। तो देश में इतनी गंदी सिचुएशन आ गई कि रहने को जगह नहीं थी, खाने को चीज़ नहीं थी, तो इतना सारा प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड टू 3 मिलियन रिफ्यूजी इन रशिया, मतलब 3 मिलियन रिफ्यूजीज हो चुके थे रशिया में, क्योंकि वो अपने अपने घर छोड़ के आ गए। अब वो बेचारे बेघर, अब वो कहाँ पे रहे, कहीं पे रहने की जगह नहीं है, तो वो अपनी ही कंट्री में रिफ्यूजी बन चुके थे, ठीक है। द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड जार सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग लोग तो बिल्कुल डीमोरलाइज हो गए कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है एंड गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, और सोल्जर भी ऐसा वॉर फाइट नहीं करना चाहते थे जिसमें कि वो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। द वॉर ऑल्सो हैड सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज। रशियाज ओन इंडस्ट्री वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड बाय German control of the Baltic Sea. Industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. अब रशिया की सारी सप्लाईज ख़त्म हो गई, सारे मतलब जो भी वो जर्मनी से लाया करते थे, जर्मनी के रीजन से लाया करते थे अपनी इंडस्ट्रियल गुड्स, जो भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सामान चाहिए होता था, अब जर्मनी के साथ ही वॉर हो रहा है तो उनकी इंडस्ट्री तो बर्बाद हो गई, ठीक है, क्योंकि जर्मनी ने उनके सारे रास्ते रोक दिए, तो कहीं से भी वो सामान लेके आ नहीं सकते थे अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। जो भी एबल बॉडीड लोग थे, मतलब जो भी स्वस्थ लोग थे, ठीक ठाक लोग थे, उनको पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि एक तो लेबर भी नहीं है, लेबर की शॉर्टेज क्रिएट हो रही थी, क्योंकि हर किसी को लेके आर्मी में भर्ती कर दिया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो लेबर जो काम कर सके फैक्ट्रीज वगैरह में वो भी नहीं रह रही थी, है ना। तो इसलिए इंडस्ट्री तो बिल्कुल ठप हो चुकी थी, उनकी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। लार्ज सप्लाईज ऑफ द ग्रेन वर सेंट टू फीड आर्मी। जो आर्मी के लिए, तो देखो अब जब युद्ध हो रहा है तो पहली प्रेफरेंस आर्मी को मिलने लग गई, तो अब जब आर्मी को पहली प्रेफरेंस मिलने लग गई तो भाई वो लोग तो, जो लोग बेचारे गरीब या रिफ्यूजी बन गए, कुछ हो गए, उन लोगों के लिए तो पहले ही शॉर्टेज थी खाने की, तो अब उनको खाने को और भी कुछ नहीं मिल रहा था, बिल्कुल ख़त्म, खाली हो गया था एकदम ही, कुछ उन्हें मिल ही नहीं रहा था। तो उससे क्या हुआ, क्राइसिस पैदा हो गए कि आटा और ब्रेड ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो इससे
आटे और ब्रेड के लिए उनके बीच में दंगे होने लग गए थे, इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम फैल गया था। ठीक है, अब क्या होता है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या होता है, इस वॉर के दौरान क्या होता है। इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रिम। जो पेट्रोग्राड था वहाँ पे कंडीशन काफ़ी बेकार थी, गंदी हो रखी थी। तो ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे, ऐसा ये हुआ था कि एक रिवर थी नीवा, नीवा रिवर पे ऑब्वियसली एक रिवर के दो किनारे होते हैं, है ना, लेफ्ट एंड राइट। तो जो लेफ्ट बैंक था, जो लेफ्ट किनारा था, वहाँ पे फैशनेबल एरिया थे, विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग थी, मतलब वहाँ पे अमीर लोग रहते थे लेफ्ट बैंक पे, और राइट बैंक पे गरीब लोग रहते थे, स्लम एरिया था, बहुत बुरा हाल था। ठीक है, और फरवरी में बहुत सारी फूड शॉर्टेज हो गई, और क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। ठंड और विंटर की वजह से लोग परेशान थे, ऊपर से उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तीसरा क्या हुआ, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू द जार डिजायर टू डिसॉल्व डूमा। जो डूमा के पार्लियामेंटेरियन थे, डूमा पार्लियामेंट ही है ना, तो जो डूमा के रिप्रेजेंटेटिव थे वो जार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट वर द इमीडिएट रीजन फॉर द फरवरी रेवोल्यूशन। तो आप ये लिखेंगे, जो भी इमीडिएट रीजन अभी मैंने बताया वो, व्हाट वर द इमीडिएट रीजन फॉर रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन। ठीक है, ये लिखेंगे। देन उसके बाद हुआ क्या, 22 फरवरी को, 22 फरवरी को एक लॉकआउट होता है राइट बैंक पे। राइट बैंक पे मतलब क्या होता है कि जो वर्कर्स वगैरह है वो काम करने से मना कर देते हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं बेसिकली। जो वर्कर इन द 50 फैक्ट्री कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी, और दूसरे वर्कर भी उनके साथ लग जाते हैं स्ट्राइक में। विमेन लेड वे टू स्ट्राइक्स, बहुत सारी औरतें इस दिन स्ट्राइक को लीड कर रही होती है, 22 फरवरी एंड ऑल को। तो इस दिन को बोला जाता है इंटरनेशनल विमेंस डे। एक्चुअली जो वो रशियन कैलेंडर है वो पीछे है, जो कैलेंडर हम ग्लोबली यूज़ करते हैं, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, तो वो रशियन कैलेंडर उससे पीछे है। तो जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डेट थी 8 मार्च। तो 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे, और रशिया के कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये डेट है 22 फरवरी। ठीक है, तो इस दिन को हम बनाते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। अब डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द movement. As the fashionable quarter and the official building were surrounded by workers, the government imposed a curfew. अब होता क्या है कि जो परेशान लोग होते हैं वो रिवर क्रॉस करके जो फैशनेबल एरिया है लेफ्ट बैंक पे, उसको सारे को घेर लेते हैं, सारा एरिया घिर जाता है, वर्कर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, उनको मतलब अपना प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा देती है उस दिन को। जब गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा देती है तो उस दिन तो डेमोन्स्ट्रेशन ख़त्म हो जाते हैं, लोगों को भगा दिया जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, फिर होता क्या है कि गवर्नमेंट ये 24 तारीख को ख़त्म हो जाता है, 24-25 को ये ऐसा हो जाता है, लेकिन 25 तारीख को क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो दूमा को सस्पेंड कर देती है। ठीक है, और पॉलिटिशियन स्पोक अगेंस्ट द मेजर, डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन द फोर्स। अब क्या होता है कि जब दूमा को सस्पेंड कर दिया तो लोग फिर से भड़क जाते हैं। जब लोग फिर से भड़क जाते हैं तो वो फिर से क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और अब की बार वो क्या करते हैं, एक पुलिस हेडक्वार्टर को ही बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, जो लोग हैं वो गलियों में स्लोगन गाते हुए जा रहे हैं कि उन्हें ब्रेड चाहिए, वेजेस चाहिए, बेटर वर्किंग आवर एंड डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें चाहिए। इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट होती है वो फिर से आर्मी को बुलाती है। ठीक है, और आर्मी आ जाती है उनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो स्ट्राइकिंग वर्कर है, आर्मी उनको कंट्रोल करने के लिए आ जाती है। अब क्या होता है, बाय दैट इवनिंग सोल्जर एंड स्ट्राइकिंग वर्कर गैदर टू फॉर्म अ सोवियत। अब आर्मी आ तो गई है, लेकिन जो सोवियत वर्कर्स होते हैं और आर्मी वो आपस में मिल जाते हैं, और वो आपस में मिलके एक सोवियत बनाते हैं। सोवियत का मतलब काउंसिल। ठीक है, इन द सेम बिल्डिंग जहाँ पे जो दूमा की बिल्डिंग थी वहाँ पे वो मिलके सोवियत बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम पेट्रोग्राड सोवियत,
So next question is, what was Petrograd Soviet? What was पेट्रोग्राड सोवियत? तो पेट्रोग्राड सोवियत के बारे में लिखेंगे। अब क्या होता है कि एक डेलीगेशन जाती है, मतलब डेलीगेशन मतलब रिप्रेजेंटेटिव, कुछ लोग मिलने जाते हैं जार को कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है, और जो मिलिट्री कमांडर होता है वो जार को बोलता है कि आप ये जो थ्रोन है उसको छोड़ दो, अदरवाइज लोग आपको मार डालेंगे या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, छोड़ दो। और वो छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं अपनी थ्रोन को छोड़ के, ही एब्डिकेट, भाग जाते हैं, 2 मार्च को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सोवियत लीडर्स एंड दूमा लीडर फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। तो तब वहां से बनती है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो कि कौन कौन बनाते हैं? सोवियत लीडर्स जिन्होंने ये सारा मोर्चा संभाला होता है, और दूसरा दूमा के लीडर, ये लोग मिलके बनाते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो भी रशिया का फ्यूचर था वो सब ये लोग डिसाइड करेंगे। ये बेसिकली फेब्रुअरी रेवोल्यूशन था। सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, ये अब आप लिख के रखेंगे, ठीक है। तो अब आगे जो दूसरा रेवोल्यूशन होता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन, वही 1917 में, उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।